नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है? आपका जितना एफिशिएंसी है स्कोर करने का उससे 20% 30% कम आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है और कैसे आप मॉक टेस्ट दे करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 में आप कैसे 85 80 ला सकते हैं। मैं जो भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वो मैं खुद पे लागू किया हूँ और जो मैं सिलेक्शन लिया हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे इसके नॉलेज होगी, बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज होगी। मॉक टेस्ट देने का तरीका, कैसे मॉक में आगे बढ़ना है, कैसे इम्प्रूव करना है मार्क्स को, कैसे मैं 50 स्टार्टिंग में मेरा 48 मार्क्स आता था और मैं कैसे 100 आउट ऑफ 120 होता है NTPC CBT 2 में, उसमें 100 भी लाया हूँ मॉक टेस्ट में, जो कि फाइनली मेरा एग्ज़ाम में 93.33 मार्क्स आया था, जो कि 97 सही था और कुछ गलत होने की वजह से मेरा 93.33 मार्क्स रह गया था। तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या चीज़ राइट स्ट्रेटजी है जो मॉक देते समय हमको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। हम सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में मैथ के ऊपर आना चाहते हैं। तो मैथ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देते समय आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आपको सबसे पहले इसी को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए जब आप भी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया, तो आपको अगर पहले से देखा हुआ है वो क्वेश्चन, पहले से आप सॉल्व किए हैं, तभी आपको उसमें बचना है, नहीं तो नहीं, उसको छोड़ देना है। जस्ट दैट उस टाइम के लिए छोड़ देना है। और आपने पहले से देखा है, आपने पहले से उसको ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आप देखोगे तो उस 30 क्वेश्चन आएंगे 100 CBT 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ का। तो मैथ में आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन आएंगे तो जिसमें से 20 क्वेश्चन ईजी होगा और 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा और 5 क्वेश्चन मॉडरेट से भी अपर लेवल का होगा। तो आपको 20 क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, इसके बाद वो मॉडरेट के ऊपर जाना है। और जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो उसको देखना ही नहीं है, एक बार देख लिया बस वही काफ़ी है। और जो डिफ़िकल्ट जो आपसे कभी बनेगा ही नहीं, अगर आपने एक बार पढ़ लिया उसको और वो आपसे बनने वाला ही नहीं है, आपको ऐसा अंदाज़ा हो गया कि नहीं बनने वाला, तो उसको एकदम लास्ट में बनाना, जब टाइम बचेगा तभी उसके ऊपर हाथ लगाना है, ना तो इससे पहले नहीं लगाना है। और मॉक टेस्ट देते समय मैथ में अक्सर ऐसा होता है, ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 35 होता है, उसको 25 समझ लेते हैं। और बार बार ऐसा ही होगा, जब भी उसी समय दोगे करोगे, उस समय सोल्व करोगे तो 35 हो ना 25 ही नज़र आएगा। ऐसा कभी कभी होता है, तो हमेशा 35 25 नज़र आएगा। अब अगर ऐसा करोगे तो बार बार वही नज़र आएगा, तो उस समय के लिए उसको छोड़ दो और वहाँ पे एक राउंड कर दिया करो। राउंड करने से ये होता है कि मैं यहाँ तक सोल्व किया था, अगर आप दोबारा सोल्व करेंगे तो टाइम भी लगेगा, इसलिए वहाँ पे राउंड कर दिया करो क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो वहाँ पे। और फिर दोबारा आओ तो उसी को डायरेक्ट देखो कहाँ तक सोल्व किया था, कहाँ पे फंसा था, फिर से अगर आप करोगे तो वो निश्चित ही क्या होगा ना, दूसरे टाइम बनाओगे ना तो आइडेंटिफाई हो जाएगा और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे 35 नहीं था 25 था। ऐसे जो भी प्रॉब्लम होगा वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी 0.64 है तो 0.62 60 समझ लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं आ रहा है आंसर, ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको छोड़ देना चाहिए और फिर लास्ट टाइम में आपको मैथ को अप्रोच करना है। सबसे पहले NTPC मॉक टेस्ट देते समय आपको सबसे पहले जीके के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जीके इसमें तो मिक्सिंग आता है, इसमें कुछ भी होगा मिक्सिंग आएगा। ये SSC नहीं है कि आपको सबसे पहले इस सेक्शन को करना है, उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि जीके को पहले कर लेता हूँ फिर रीजनिंग को फिर मैथ को, उसमें रैंडमली क्वेश्चन आते रहता है। तो उसके लिए आपको नंबरिंग वाइज ही करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है
कि आपको कौन सा क्वेश्चन टफ है उसको नहीं करना है। मैथ में अगर टफ आया हो तो उसके ऊपर मार्क्स करके आप रख सकते हैं, मार्क करके रख के आपको लास्ट में सोल्व करना है मैथ के लिए। और मैं अब रीजनिंग के ऊपर आता हूँ। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप टाइम वेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एक कोडिंग में आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल है $A B = सीता रीता की पत्नी है, सीता रीता की बहन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर दिख गया तो आपको एक चीज़ दिमाग में इंस्टेंट आपको आना चाहिए कि आपको लास्ट देखना है कि उसमें जो भी पूछा है क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले उसके ऊपर अप्रोच करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा लाइन में दे दिया जाता है, उसको सजाएंगे तो बड़ा लाइन में होगा, और पूछता है कि आप फर्स्ट 2-3 को अरेंज करेंगे ना, उसी में हो जाता है। तो हमको पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है, 2 ही 3 से हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि पूछा क्या। क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एकदम से इंस्टेंट ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया है। जब पूछा गया है उसके ऊपर डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वैसा करेंगे तो आपको टाइम की बचत होगी, ज़रूर ही बचत होगी। और ऐसा रीजनिंग में करने के लिए आपको रीजनिंग में तो आपको टाइम ऐसे भी कम लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के ऊपर उसमें ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट बचा लेते हैं, 3 मिनट बचा लेते हैं तो मैथ के ऊपर काम आने वाला है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, रीजनिंग में सभी को टाइम लगता है, कम लगता है, बहुत कम लगता है, लेकिन कम लगता है उसमें भी अगर आप बचा लोगे टाइम तो वो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैथ में आपको यूज होने वाला है वो टाइम। जो हार्ड क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा था उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन आता है, इसमें से आप 2 कर लिए लेकिन और 3 नहीं हो रहा है, तो अगर टाइम बचा लेंगे तो उसमें आप ज़रूर अपना एफर्ट पूरा लगा सकते हैं। और फिर अगर सॉल्व हो गया तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, मार्क्स आपको गेन होगा, तो रैंक भी बहुत ऊपर होगा। अगर हार्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो ना तो रैंक निश्चित ही बढ़ता है। बढ़ता है कि मतलब है ऊपर की ओर जाता है, आप उतने ही एलिजिबल हो जाते हो। और अब आते हैं जीके के ऊपर। जीके के ऊपर तो आपको पता है कि जीके अगर आता है तो फटाफट कर लेंगे, नहीं आता है तो जल्दी ही वो उसको तो 40 क्वेश्चन आएगा, उसको टाइम लगता नहीं है। तो आपको जीके में सॉल्व करते समय क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को फिर उसमें भी आइडेंटिफाई कुछ करना है। जैसे कोई कंफ्यूजिंग होता है कि ये नहीं ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, उस समय के लिए उसको छोड़ दो, उसी समय के लिए उसको छोड़ दो। इसके बाद जब भी उसको मार्किंग करके रखोगे आप तो दोबारा जाओगे, दोबारा आपको ध्यान देना है, दोबारा आप सॉल्व करोगे, लेकिन उस समय के लिए छोड़ दो। और तुक्का नहीं लगाना है। जीके में बहुत सारा तुक्का लग जाता है, तो जीके में आपको तुक्का नहीं लगाना है। जीके में आप तुक्का लगाओ तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत ही होता है। तो आपको जीके में तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है वो डायरेक्टली आप टिक आउट कर सकते हो। और मैथ में आप 30 में से 28 ला सकते हैं, ईजिली ला सकते हैं। मेरा मैथ में जो मार्क्स था 30 में से 29 था, एंड 35 में से 34 था मेंस के एग्ज़ाम में, CBT 2 के एग्ज़ाम में। तो आप भी इतना ला सकते हैं। वो भी मेरा एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, बस उसमें अरेंजमेंट पूछा था, जैसे माद मादिका बहुलक, उसको अरेंज करके देना था। पहले माद के लिखना था मादिका का, वैसे मुझे मादिका पहले कर दिया था। इस तरीके का मिस्टेक हुआ था, सिंपल सा मिस्टेक हुआ था बनाने के बावजूद। तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो सकता है कभी कभी, 1-2 क्वेश्चन उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, वैसा सभी को गलत होता है कभी कभी, लेकिन उस पर भी आप ध्यान रखोगे तो उस पर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे, और आप उसको भी आप ध्यान रखोगे तो वो भी गलती नहीं होगी। तो आपको यही सब स्ट्रेटजी अपनाना है। और 30 में से अगर आप 28 लाते हो, और रीजनिंग में भी सभी 29, तो 57 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएंगे अप्रॉक्स 60 के आसपास। 60 में से अगर आप 57 ला लेते हो, और 40 क्वेश्चन जो जीके का होता है उसमें से आप 25 कर लेते हो, तो ऐसा ही आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, 57 प्लस 25, तो अप्रॉक्स 80 प्लस तो पहुंच ही जाएगा मार्क्स। 84-83 मार्क्स आपको पहुंच जाएगा। तो ये आप सिलेक्शन लेने के लिए पर्याप्त है। आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे, और CBT 2 में आपको 120 में से 100 के आसपास आपको जाना पड़ेगा। इस कंपटीशन की दुनिया में कंपटीशन है, इतना टफ हो गया है, तो आपको 100 लाना पड़ेगा।
तो उस अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे तो आपके अंदर वो जुनून आ जाएगी जिससे आप अच्छे से और तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको CBT 1 में आपको स्कोर अच्छा से करना है, इसके बाद आपको CBT 2 ऊपर जाना है। तो आपको CBT 1 को देखना चाहिए और 85 के आसपास आपको टारगेट रखना चाहिए। 85 तो आना ही चाहिए, 80 प्लस तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ कि 80 आपको आना चाहिए। 82, 85, 90 तक आपको जाना है, लेकिन 80 तो कम से कम आपको क्राइटेरिया लेकर चलना है कि इतना आएगा तभी मैं सिलेक्शन कर पाऊँगा। 80 लाने के लिए आपको राइट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 80 ऐसे नहीं आता मार्क्स। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको 60, 65, 70 इतना आ रहा होगा, तो आप अगर इतना आपको नॉलेज अच्छा है, अगर 70 तक आपका मार्क्स आ रहा है तो नॉलेज आपको हो गया। आपको राइट स्ट्रेटजी के साथ आप 80 तक जा सकते हैं, 85 तक भी जा सकते हैं। और उसमें डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी मिलेगा, जिससे आपको 90 तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलता है, तो आपको उससे भी बढ़ोतरी होगी, तो आपको आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1। और CBT 2 के लिए आप आगे क्या वीडियो बनाऊंगा जब CBT 2 आएगी, उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।